हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ एडवोकेट पल्लवी पाठक और आपकी अगर कोई भी समस्या हो तो आप मुझसे मेरे मैसेज बॉक्स में आकर पूछ सकते हैं। जहाँ तक संभव हो सकेगा मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगी। और प्रीवियस वीडियोज़ में मैं जिनके रिप्लाई नहीं कर पाई हूँ उनके लिए मैं बहुत माफ़ी चाहती हूँ और आगे से ये गलती ना हो इसकी पूरी कोशिश करूँगी। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि वीडियो जो मैं अपलोड करती हूँ उसके नीचे एक सब्सक्राइब का एक बटन होता है जो कि रेड कलर का होता है, तो उसे प्रेस कर दीजिए। एंड उसे प्रेस करने के बाद उसके बगल में एक घंटी जैसा बना होगा जिसे बेल आइकन कहते हैं, उसे प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो जब मैं अपना अपलोड करूं तो आप लोगों को मेरे आने वाले वीडियो का मैसेज मिल सके। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो पार्ट ए में मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरह से कोर्ट में अपनी चार्जशीट फाइल की जाती है या पुलिस वाले कैसे चार्जशीट फाइल करते हैं और फिर आपके आगे आने वाले मुकदमे में क्या होता है और कैसे होता है। तो प्रीवियस वीडियो देखिए, आप लोगों को पता चल जाएगा। आज मैं उसके आगे बताने वाली हूँ, या थोड़ा सा पीछे प्रीवियस का ले लेते हैं। जैसे कि पता ही है, एफआईआर क्रिमिनल केस जो होता है वो दो तरीके से होता है। एक एफआईआर के थ्रू हो सकता है और एक 156(3). 156(3) जो नहीं जानते मैं उनको बता दूं, वो कंप्लेंट के आधार पर होता है। कंप्लेंट जैसे कि पुलिस स्टेशन में आपका एफआईआर नहीं नोट किया जा रहा है तो आप कोर्ट जाकर 156(3) का मुकदमा दायर करवा के आप अपनी बात सीधे न्यायालय को बता सकते हैं। तो न्यायालय पुलिस वालों को जो भी कृत्य होगा, जो भी इन्वेस्टिगेशन करनी होगी तो उसका ऑर्डर पास आउट करेंगे। तो ये दो तरीके से आप अपने जो केस फाइल है वो करवा सकते हैं। पहला एफआईआर के आधार पे, दूसरा कंप्लेंट के आधार पे। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। तो आगे है, एंड ये जो एफआईआर के आधार पे होता है ये होता है सीआरपीसी के तहत आप कोर्ट में जाते हैं। ठीक है, अब जो क्रिमिनल केसेस होते हैं ट्रायल जोन पे, जो क्रिमिनल केसेस होते हैं ट्रायल जोन में जो होते हैं, तो उनमें 3 आधार मुख्यतः होते हैं। एक पहला जो चार्जशीट फाइल होने से पहले होता है, दूसरा जो केस ट्रायल होता है जो कि मैं अभी आप लोगों को बता रही हूँ केस ट्रायल कैसे होता है, उसमें क्या क्या प्रोसीजर्स होते हैं मैं अभी बता रही हूँ, और तीसरा जो होता है वो होता है जजमेंट के आधार पर। मेन यही होता है क्रिमिनल केस ट्रायल में। ठीक है, इतना समझ में आया। अब आगे चलते हैं। तो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि वादी पक्ष की गवाही साक्ष्य पहले संप्रस्तुत किए जाते हैं न्यायालय में, उसके बाद अभियोजन पक्ष को मतलब विपक्षी पक्ष को सुना जाता है। जो भी तथाकथित बिंदु होते हैं उन पे गौर करते हुए मैजिस्ट्रेट उनकी बातों को सुनते हैं, उनकी बात पे अमल करते हैं जो उनको यथासंभव सही लगता है। और जब अब यहाँ से शुरू हो रहा है अगला अध्याय, और जब आरोपी पक्ष की गवाही ख़त्म हो जाती है तो उसके बाद केस जो है वो बहस में लग जाती है। बहस कौन करता है? वकील करते हैं न्यायालय में। ठीक है, तो जब आरोपी पक्ष की गवाही ख़त्म हो जाती है तो बहस में हमारी फाइल लग जाती है। बहस में लगने के दौरान जो ज़रूरी पॉइंट्स आते हैं कोर्ट में, अगर कुछ ज़रूरी पॉइंट्स आ जाते हैं तो उस हिसाब से डेट लगा दी जाती है। जैसे कि आज वादी पक्ष के वकील ने कहा कि हमें कुछ पॉइंट्स और जज साहब जोड़ने हैं, तो मुझे अगली तारीख अगर मिल जाए तो मैं अपनी पूरी तैयारी कर लूँ, फिर अगली तारीख पे मैं आपको वो सारे पॉइंट्स, वो ज़रूरी बिंदु बता दूँगा। तो जज साहब उनको अगली तारीख दे के मोहलत दे देते हैं। अगली तारीख आई, अभियोजन पक्ष यानी प्रतिवादी पक्ष के वकील ने कहा कि इन्होंने ये बिंदु रखा है, मेरे पास भी 2 बिंदु हैं, अगर आप मुझे समय दे दें तो मैं इस पे भी तैयारी करके अगली तारीख पे मैं आपको ये जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपको मैं बताऊंगा जनाब। तो प्रतिवादी पक्ष को भी तारीख मिलती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वादी पक्ष को ही सुना जाता है, या ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रतिवादी पक्ष को ही सुना जाता है। दोनों पक्षों के वकीलों की बातों को पूरे गौर से सुनी जाती है
और उनकी सभी बातों को अमल किया जाता है न्यायालय में। दोनों पक्षों की गवाही, पेशी, सारी चीज़ें की जाती हैं। दोनों पक्ष का मौजूद रहना न्यायालय में बहुत ज़रूरी होता है। नहीं रहेंगे तो अगली तारीख दे दी जाएगी। इसीलिए जो मुकदमे होते हैं उनकी तारीख पे तारीख पड़ती रहती है और वाद जो है लंबित होने लगते हैं। और लंबित का मतलब है लंबा खिंचने लगता है, मतलब 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, 10 महीने ऐसे हो जाते हैं। ठीक। अगर दोनों पक्षों के पास कोई भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं है, पहली बहस में फ़ाइल लगी, उसके बाद मैजिस्ट्रेट बोल देते हैं कि अगर वादी पक्ष के वकील के पास और प्रतिवादी पक्ष के वकील के पास अगर कुछ बोलने के लिए नहीं है तो अंतिम फैसले मतलब जो मेरा अंतिम फैसला होगा उसकी तारीख, लास्ट डेट वो बता देते हैं कि आज पहली डेट को मैंने ये सब दोनों पक्ष सुन लिया है और ये डेट अगली डेट है, इस पे मैं अपना ऑर्डर सुनाऊंगा। अगर उनके पास कोई पिक पॉइंट्स नहीं है तो ऐसे मामला थोड़ा झटपट निपट जाता है। पहली तारीख में उन्होंने मामले की संज्ञान लिया, दूसरी तारीख में उन्होंने उस पर अपना आदेश सुना दिया। ऐसे भी बहुत से मुकदमे होते हैं। और अगली तारीख चाहते तो वो पहले तारीख को, मतलब जिस दिन वो सुन रहे हैं उस मामले की बात, मतलब संज्ञान में ले रहे हैं, उस तारीख पे भी वो चाहें तो अपना ऑर्डर सुना सकते हैं। लेकिन वो अगली तारीख की मोहलत इसलिए दे देते हैं ताकि किसी भी पक्ष के पास अगर कोई भी मुख्य बिंदु आता है, अगर वो अगली तारीख पे पेश करना चाहता है तो पेश कर सकता है। उसे मोहलत दी जाती है, समय दिया जाता है जिसका वो सदुपयोग कर सकें। हो सकता है जल्दबाजी में बहस में कुछ छूट गया हो या वादी या प्रतिवादी को उस समय कुछ गवाह या सबूत ना मिले हों जिनकी वजह से वो या तो बरी हो सके या तो उन्हें सज़ा मिल सके। सज़ा दिलवाना और बरी होना ये दो अलग अलग वादी प्रतिवादी की तरफ से होता है। अब अगर मैंने जजमेंट के बारे में बताया तो वीडियो बहुत लंबा खिंच जाएगा और मैं नहीं चाहती कि वीडियो बहुत लंबा खिंच जाए। थोड़ा थोड़ा ही बताऊंगी ताकि आप लोग मुझसे जुड़े रहें और मेरे वीडियो को देखते रहें। मेरा ध्येय जो है, मेरा उद्देश्य जो है, वो सिर्फ उन तबके के लोगों को अपने वीडियो के ज़रिए बताना है कि जो भी हमारे न्यायालय में होता है वो गलत नहीं होता है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि वकील बीच में क्या कर रहे हैं, जज साहब क्यों नहीं फ़ैसला सुना रहे हैं, देखिए हर चीज़ की एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के अनुसार हमें चलना पड़ता है। अगर हम उस प्रक्रिया के अनुसार नहीं चलेंगे, हम चाहेंगे कि हमने आज मुकदमा दायर किया, कल हमें फ़ैसला हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है। कहते हैं हमारे यहाँ न्यायालय में कि और हमने काफ़ी सारे ऐसे मुहावरों में भी पढ़ा है कि 100 गुनहगार छूट जाएं लेकिन एक बेगुनाह को सज़ा नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह का हमारे न्याय प्रणाली में चीज़ें देखी जाती हैं। इसीलिए दोनों पक्षों को बराबर तरीके से सुना जाता है, दोनों पक्षों को परखा जाता है, देखा जाता है, संज्ञान लिया जाता है। और मैं शुद्ध हिंदी में आप लोगों को इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि बहुत से थोड़ा उर्दू लैंग्वेज का, थोड़ी उर्दू भाषा का प्रयोग किया जाता है हमारे न्यायालय में। बहुत से लोग नहीं समझ पाते हैं, उनको लगता है कि वकील साहब ने ये डेट ले ली है, फिर केस खींच रहे हैं और जज साहब नहीं ऑर्डर कर रहे हैं, ये तो ऐसे इतना छोटा मामला था, ये तो दो डेट्स में इसमें फ़ैसला हो जाना चाहिए, बट ये लंबा खींच रहा है। आपके पास अगर कुछ पॉइंट है, आपने बताया है, आगे वाला भी तो कुछ बताएगा। अगर दोनों के पास कुछ नहीं है बताने के लिए, कोर्ट में पेश करने के लिए, तो आपका ऑर्डर लग जाएगा, आपका जजमेंट हो जाएगा। अब जो जजमेंट होता है, जब बहस पूरी हो जाती है तो केस जो है वो जजमेंट के लिए तैयार हो जाती है। अब जजमेंट का जो वीडियो है वो मैं कल अपलोड करूँगी। वो इसलिए क्योंकि आई थिंक 9 to 10 मिनट्स हो चुके हैं। अगर मैंने आज जजमेंट के ऊपर बताया तो 10 to 13 मिनट्स और हो जाएंगे, जो कि 20-25 मिनट्स का वीडियो हो जाएगा। तो इसलिए जजमेंट का वीडियो मैं पार्ट सी में बनाऊंगी, वो भी डिटेल में बताऊंगी कि कैसे सेशन कोर्ट से मुकदमा खारिज होने के बाद हाई कोर्ट जाता है, हाई कोर्ट से खारिज होने के बाद वो सुप्रीम कोर्ट जाता है, फिर वहाँ पे क्या प्रोसीजर होता है, कैसे क्या चीज़ें की जाती हैं और कैसे क्या चीज़ें बनाई जाती हैं, वो सभी चीज़ें मैं बताऊंगी। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, अगर मेरा वीडियो आप लोगों को यूज़फुल लग रहा हो, समझ में आ रहा हो, तो मेरे वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपके लिए बेनिफिशियल है
तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक बटन दबाइए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सब्सक्राइब बटन रेड कलर का बटन होता है, प्लीज़ उसे दबाना बिल्कुल ना भूलें अगर मेरा वीडियो बेनिफिशियल लग रहा है तो। थैंक यू सो मच। एडवोकेट पल्लवी पाठक के चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत था। नमस्कार।